Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रोजोम के बारे में और उससे रिलेटेड सेल डिवीज़न के बारे में हम बात करेंगे। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में अब तक आ रही होंगी। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका 5th चैप्टर है क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का। ओके और इसमें एक चीज़ और मैं पहले सारे स्टूडेंट को आज क्योंकि सेम ही डेट को चिल्ड्रन डे एंड दीपावली दोनों चीज़ें एक ही दिन पड़ रही है, तो सारे स्टूडेंट दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली वालों के साथ। और चिल्ड्रन डे के लिए उन सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहे, हार्ड वर्क करते रहे और अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। ओके चलो अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल को समझते हैं। एक्चुअली सेंट्रियोल जो होता है वो एक सेंट्रियोल बेटर वर्ड नहीं है, बेहतर है कि हम उसे सेंट्रोजोम लिखें। ओके पहले मैं आपको बताऊंगा सेंट्रोजोम क्या होता है, फिर हम उसके बाद आसानी से समझ जाएंगे सेंट्रियोल क्या होता है। तो ये आपका सेंट्रोजोम लिखा हुआ है। सेंट्रोजोम जो एक सेल ऑर्गेनेल है हैविंग नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। लाइक सेल आपने राइबोसोम को पढ़ा था, तो राइबोसोम के पास भी अपनी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। सेम इसी तरह से इसके पास भी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ओके तो इसको डिस्कवर किया था टी बॉवेरी नाम के एक साइंटिस्ट ने। टी बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1888। इस टाइम उसने डिस्कवर किया था। देखो मैं इन सारी चीज़ों कभी कभी साइंटिस्ट के डेट को और इन सारी चीज़ों को थोड़ा से हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो होता है उसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैं थोड़ा से बता देता हूँ। हालांकि वो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है क्लास 9 की, बट थोड़ा से नॉलेज में रहेगा आपके, कभी आपको याद हो गया तो ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। अगर यहाँ से ये आप लोग थोड़ा से वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। बाकी हम चीज़ों को समझ रहे हैं, क्लास 9 की सारी एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। ओके ओके तो टी बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने 1888 में इसको डिस्कवर किया था और इन्होंने बताया था कि ये किस तरह से, बाद में लोगों ने बताया कि ये किस तरह से सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो अब समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या। देखो सेंट्रोजोम होता क्या है। सेंट्रोजोम कॉम्बिनेशन होता है दो सेंट्रियोल का। ओके एक सेंट्रियोल ऐसे, एक सेंट्रियोल इस तरीके से होता है और दूसरा सेंट्रियोल उसी के एकदम परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे, एक दूसरे के 90 डिग्री पे सिचुएटेड होते हैं। तो और अगल बगल के जो कंटेंट होते हैं जिसको पेरी सेंट्रोसोमल सेंट्रियोल स्पेस कहते हैं, वो सारे कंटेंट सबको साथ में लेकर हम इस चीज को सेंट्रोजोम कह देते हैं। तो एक सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? देयर आर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट इन सेंट्रोजोम। ये आपका सेंट्रियोल हो गया। ओके ये आपका सेंट्रियोल है। अब ये सेंट्रियोल होते क्या है, किन चीज़ों से बने होते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। तो सेंट्रियोल के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो सेंट्रियोल जो होते हैं ये बने होते हैं ऑलमोस्ट 27 माइक्रोट्यूबुल, 27 माइक्रोट्यूबुल। थोड़ा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, 2-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा कफ से परेशान हूँ और कफ है कि जाता ही नहीं है। तो 27 माइक्रोट्यूबुल से बने होते हैं और जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं उनका मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ कि जैसे ये यहाँ पे ऐसे मैंने लाइनिंग बना दी है। एक माइक्रोट्यूबुल को अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से एक हम सिंगल माइक्रोट्यूबुल को बना सकते हैं। ये एक माइक्रोट्यूबुल, इस तरीके के 27 माइक्रोट्यूबुल्स इस तरह से एक शेप में अरेंज होते हैं और एक आपका सेंट्रियोल बनाते हैं। ये सेंट्रियोल जो होता है सिंगल सेंट्रियोल ऑलमोस्ट 27 माइक्रोट्यूबुल्स का बना होता है। और ये जो 27 जो होते हैं वो हर 3 की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे कि एक साथ 3 होंगे, उसके बाद एक साथ 3 होंगे, एक साथ 3 होंगे, ऐसे करके 3-3 की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इनको ट्रिपलेट फाइबर बोलते हैं, इनको ट्रिपलेट फाइबर बोलते हैं। तो 9 ट्रिपलेट फाइबर हो जाते हैं, ट्रिपलेट फाइबर। तो अगर देखा जाए माइक्रोट्यूबुल्स, 27 माइक्रोट्यूबुल्स, 9
ट्रिपलेट फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। 9 आपके ट्रिपलेट फाइबर होंगे और ये 9 ट्रिपलेट फाइबर जो होते हैं, अगर देखा जाए तो एक हम माइक्रोट्यूबुल के बारे में बात करें कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है इस माइक्रोट्यूबुल का, तो सिंपल सा है। एक माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन नाम के एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बना होता है। ओके, ये हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ओके, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो आपका माइक्रोट्यूबुल को बनाएगी और माइक्रोट्यूबुल मिलके एक सेंट्रियोल को बनाते हैं और दो सेंट्रियोल और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंटेंट होते हैं वो सारी चीज़ें मिलके आपके सेंट्रोजोम को बनाती है। तो सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। तो ऐसा कंफ्यूज ना हो कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल सेम चीज़ें, अलग है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। आप उसे देखें, सेंट्रोजोम में ही सेंट्रियोल पाए जाते हैं और सेंट्रियोल किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं। देखो, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है कि ये जनरली एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलते। अगर हमें देखने को भी मिलेंगे भी तो बहुत ही सिंपल टाइप के प्लांट ऐसे प्लांट्स जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल लेवल का होता है, बहुत टफ टाइप के प्लांट्स में देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ तक मैंने जो बताया कि एनिमल सेल वाला, तो एनिमल सेल में ये फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं, बट प्लांट सेल में इनके एग्जाम्पल बहुत ही कम मिलते हैं, तो इसलिए हम उनमें ऑलमोस्ट ना के बराबर मान के चलते हैं। ओके, अब देखो नंबर कितना होता है, एक सेंट्रोजोम में 2 होते हैं और ये मान लेते हैं एक एनिमल सेल है। ओके, एक एनिमल सेल है, ये इनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक यहाँ पे पाया जा रहा है, एक ठीक उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक दूसरा सेंट्रियोल पाया जा रहा है। जब सेल डिवीजन होने के लिए जाता है ना, तो सेल डिवीजन जब होता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सारी मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, बीच में आपका अरेंज आपका बीच में आपका यहाँ पे क्रोमोसोम इकट्ठा रहता है और फिर होता क्या है कि एक सेंट्रियोल दूसरे वाले पोल पे आ जाता है। ओके, एक वहीं पे रहेगा और एक दूसरे पोल पे पहुंच जाएगा। अब इस तरह से 2 अलग अलग पोल पे पहुंच जाते हैं और हाफ डीएनए को कंट्रीब्यूट कर लेते हैं या फिर हाफ डीएनए को वो डिवाइड कर लेते हैं। हाफ डीएनए उनके पास चले गए, हाफ डीएनए या फिर हाफ क्रोमोसोम इनके पास चले गए, हाफ क्रोमोसोम इनके पास चले गए, जिससे क्या होता है कि और फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 अलग अलग पोल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाती है, फिर ये क्या होते हैं कि ये डिवाइड हो जाते हैं, 1 से 2 सेल बन जाती है एंड बोथ सेल हैव कंप्लीट न्यूक्लियस। तो इस तरीके से सेल डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। एक जानकारी की चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो ऐसे लोग आपने सुना होगा, डॉक्टर के बारे में आपने बताया होगा, डॉक्टर आपने उनके मुंह से सुना होगा कि वो ब्रेन का ऑपरेशन जल्दी नहीं करते। देखो, ब्रेन का किसी भी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन या किसी भी बॉडी पार्ट में कट लगाना, ये सारे आप वहीं पे कट लगा सकते हैं जहाँ पे सेल डिवीज़न के चांसेस होते हैं। तो जहाँ पे सेल डिवीज़न के चांस नहीं होंगे वहाँ पे कोई कट नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं मेरी ये फिंगर या फिर इस पार्ट में, बॉडी की स्किन वाले पार्ट पे थोड़ा सा कट लग गया, यहाँ पे सेल डिवीज़न बहुत ही फास्ट होता है, कुछ टाइम बाद ये चोट भर जाएगी और वहाँ पे जो भी सेल टर्मिनाइज हो गई थी वो खत्म, वो जगह फिल कर दी जाएगी और कोई मेरे पास बॉडी में मार्क वहाँ पे बचा नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है ना, ब्रेन की जो सेल होती है, कहा जाता है कि या फिर उसमें लिखा है कि आपका सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम नहीं होता, सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। अब ये अगर एब्सेंट है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सेल डिवीजन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा या सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, और जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो वहाँ पे नई सेल बनेगी नहीं, तो नई न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से बनती है, ये रुडोल्फ विर्को ने कहा था। लेकिन अगर वो नई सेल बनेगी ही नहीं तो वो जगह भरेगी नहीं, चोट भरेगी नहीं, और चोट भरेगी नहीं तो फिर मे बी वहाँ पे कोई भी डॉक्टर ये नहीं सलाह देगा कि वहाँ पे कट लगा दिया जाए। तो वहीं पे कट लगाया जा सकता है जहाँ पे सेल डिवीज़न के चांसेस होते हैं, जहाँ पे सेल डिवाइड करती है और उस जगह को फिल कर देती है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो रेस्ट पार्ट में मैं आपको सेल डिवीज़न के बारे में बता देता हूँ कि सेल डिवीज़न क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न क्या होता है, और इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को कल सुबह में
अपलोड कर दूंगा। आप लोग अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखें और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करें। ठीक है, ओके।